So we are not SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक काफ़ी पुरानी कंपनी है, मगर लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो इस कंपनी में आने वाले टाइम में हमें ह्यूज पोटेंशियल दिखता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कंपनी के बारे में काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो इस कंपनी का नाम है सूर्य रोशनी लिमिटेड। चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल बिजनेस एनालिसिस ऑफ सूर्य रोशनी। तो सबसे पहले ये कंपनी 1973 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और जब ये स्टार्ट हुई थी तब ये स्टील पाइप्स बनाती थी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ प्रकाश सूर्या। और ये 10 to 12 ईयर्स तक स्टील पाइप्स बनाती थी। उसके बाद 1985 में इन्होंने डिफरेंट सेगमेंट में एंट्री ली। तो इस सेगमेंट का नाम था लाइटिंग सेगमेंट और इन्होंने टोटली अनरिलेटेड एरिया में डाइवर्सिफिकेशन किया। सो मैंने यहाँ लिखा है डाइवर्सिफाइड इनटू लाइटिंग प्रोडक्ट्स विथ जनरल लाइटिंग सिस्टम GLS एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प्स FTL अंडर द ब्रांड नेम सूर्या। तो इस स्टील सेगमेंट में ब्रांड नेम था प्रकाश सूर्या और इस सेगमेंट में नाम था सूर्या। नेक्स्ट इन्होंने 2014 में एक और सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन किया और ये सेगमेंट था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहाँ पे ये मिक्सर, कूलर और अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाते थे। तो आने वाली स्लाइड में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से सेगमेंट में ये क्या बनाते थे और उस सेगमेंट में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। एट प्रेजेंट सूर्य रोशनी के 3 सेगमेंट है: स्टील पाइप, लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम ERW पाइप्स टू API कोटेड पाइप्स और लाइटिंग सेगमेंट में CFL से LED में ग्रेजुअल शिफ्ट दिख रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि ये एक मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है और इसके प्रोडक्ट्स मिक्स के बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको ERW, API, CFL इन सब के बारे में और भी डिटेल में समझाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उसके EBITDA को भी हम स्टडी करेंगे। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि ये 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, पर जब कंपनी इसकी एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल को एक ही सेगमेंट मान के बनाती है। अगर हम FY21 का देखेंगे तो मेजर पोर्शन ऑफ सेल्स था फ्रॉम स्टील पाइप्स, जो कि था 4328 करोड़, वेयर एज लाइटनिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेल्स था 1204 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 22%। अगर हम EBITDA में नज़र डालेंगे तो स्टील पाइप्स का EBITDA रहा है अराउंड 67%, यानी कि 258 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, वेयर एज लाइटनिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 127 करोड़, 33% के अराउंड। तो अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, स्टील पाइप्स में अगर हम देखेंगे कि सेल्स 78% है और EBITDA है 67%, वेयर एज लाइटनिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो 22% था वो उसका EBITDA 33% है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइटनिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक हाई मार्जिन सेगमेंट है एज कम्पेयर टू स्टील पाइप्स। अब नेक्स्ट हमें कंपनी के सेगमेंट के बारे में और डिटेल में जानने से पहले हमें इस इंडस्ट्री को समझना होगा। हमें देखना होगा कि इसमें कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं और इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टील पाइप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा स्टील इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। तो बेसिकली चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। तो वो 1.1 बिलियन टन की कैपेसिटी से क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंडिया। इंडिया की कैपेसिटी है 110 मिलियन टन्स। तो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इंडिया चाइना से ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स कम स्टील प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो चाइना 50% क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है ग्लोबली। तो अगर हम अगले 9 प्लेयर्स देखेंगे लाइक इंडिया, जापान एक्सेट्रा, तो उनका प्रोडक्शन भी चाइना के कंपैरिजन में कम है। तो अगर स्टील प्राइसेस में ज़्यादा या कम होते हैं तो उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर सपोज चाइना में कैपेसिटी या प्रोडक्शन बढ़ता है या कम होता है तो उससे स्टील प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इसलिए ये स्टील इंडस्ट्री एक बहुत ही
सिक्लिकल सेक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पॉल्यूशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जो भी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है या उसके साथ अलाइन नहीं हो रही है, उस इंडस्ट्री को बंद करवा दिया जा रहा है। तो अगर आप मंथ ऑन मंथ डेटा अगर आप देखेंगे स्टील प्रोडक्शन का, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है चाइना में। तो इसलिए इसका फ़ायदा इंडियन कंपनीज में काफ़ी देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल JSW, टाटा स्टील, अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले कुछ समय से इनके प्रॉफिट स्काई रॉकेट हो चुके हैं। ये तो बात होगी स्टील इंडस्ट्री की। अब हम देखेंगे स्टील पाइप मार्केट के बारे में। तो ये ऑलमोस्ट $90 बिलियन का मार्केट है और इसका मेन एप्लीकेशन होता है ऑयल और गैस सेक्टर में। इंडियन स्टील पाइप मार्केट की एस्टिमेटेड वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ टू 55,000 करोड़ है। अब हम इसको बाय वैल्यू और बाय वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। तो 50% जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक वेल्ड रेजिस्टेंस यानी कि ERW पाइप्स का है, और जो बाय वॉल्यूम अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो बाय वॉल्यूम इट इज़ 70%। वेयर एज 50% स्टेनलेस स्टील और 100 पाइप्स का है। 100 पाइप्स यानी सबमर्ज आर्क वेल्ड पाइप्स, वेयर एज बाय वॉल्यूम वो 30% है। तो ऑल्दो वॉल्यूम इसका ERW पाइप्स का ज़्यादा है बट इसकी वैल्यू कम है। तो ये बताता है कि ये एक लो मार्जिन सेगमेंट है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस एंड SAW पाइप्स। पाइप इंडस्ट्री को हम एंड यूज़र के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके दो टाइप्स है, ऑयल एंड गैस एंड नॉन ऑयल एंड गैस। तो उसके नॉन ऑयल एंड गैस के मेजर एप्लीकेशंस है ऑटो इंडस्ट्री में, पावर प्लांट्स में लगते हैं, वाटर एंड सीवेज, एयरपोर्ट, मॉल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम स्टील पाइप इंडस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई करेंगे और उसको और अच्छे से जानेंगे। तो स्टील पाइप इंडस्ट्री की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टील क्या होता है। स्टील बेसिकली एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब जब दो या दो से ज़्यादा नेचुरल एलिमेंट्स को किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो वो एलॉय बनता है। तो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये दोनों भी एक एलॉय है। कार्बन स्टील अगर हम आयरन के साथ कार्बन मिलाते हैं तो कार्बन स्टील आता है, और स्टेनलेस स्टील जब आयरन के साथ अगर क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील आएगा। तो कार्बन स्टील बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ स्ट्रेंथ और हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करने की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, और स्टेनलेस स्टील की का ये फीचर है कि वो जल्दी रस्ट नहीं होता या कोरोड नहीं होता। अब हम इंडियन स्टील पाइप इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील में 3 सेगमेंट है, SAW, ERW और सीमलेस। अब इसमें हम देखेंगे कि ERW इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बिकॉज इट हैज एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। अब SAW मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स, इसमें आते हैं LSAW और HSAW। LSAW मतलब लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स, और HSAW मतलब हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स। ERW में मेनली आते हैं ब्लैक पाइप्स, GI पाइप्स, GP पाइप्स और हॉलो सेक्शन पाइप्स। तो GI पाइप्स मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, और GP पाइप्स मतलब गैल्वेनाइज्ड पाइप्स। अब हम कार्बन स्टील पाइप इंडस्ट्री इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि इसके 3 सेगमेंट्स हैं, SAW, ERW और सीमलेस। उसमें से ERW इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो डोमेस्टिक मार्केट फॉर ERW पाइप्स इज 8 to 10 मिलियन टन्स। हमने देखा था कि इंडिया का टोटल स्टील प्रोडक्शन 110 बिलियन टन्स है, उसमें से ERW का मार्केट अराउंड 8 to 10 मिलियन टन्स है। अभी ERW पाइप्स में क्या हो रहा है कि APL अपोलो इज द मार्केट लीडर और उसकी कैपेसिटी है 2.5 मिलियन टन्स। सो आउट ऑफ द टोटल 8 to 10 मिलियन टन्स जो मार्केट है, उसमें से APL अपोलो की कैपेसिटी 2.5 मिलियन टन्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट लीडर है APL अपोलो इस सेगमेंट में। ऑल्सो APL अपोलो वॉज द फर्स्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री टू ब्रिंग DFT टेक्नोलॉजी फॉर होलो सेक्शन पाइप्स। अब DFT टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाइप्स बनाने के लिए राउंड पाइप्स को मोल्ड करके उनको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करते थे।
और डीएफटी टेक्नोलॉजी आने के बाद डायरेक्ट रॉ मटेरियल से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाइप बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 5 to 10%, और टाइम एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब ERW में बेसिकली जीपी, जीआई, ब्लैक और होलो सेक्शन पाइप्स आता है। इसमें से जीआई, जीपी और होलो का मार्जिन सबसे ज़्यादा होता है। वेरएस अगर हम ब्लैक पाइप्स को देखेंगे तो उसका मार्जिन कम होता है और उसका ईबिटा भी सिर्फ 4 to 6% होता है। अगर हम ERW का ईबिटा देखेंगे तो एज कम्पेयर टू SAW एंड स्टेनलेस उसका सबसे कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि ERW इज द लोएस्ट मार्जिन सेगमेंट एज कम्पेयर टू SAW एंड स्टेनलेस स्टील। अगर हम EPL अपोलो को भी देखेंगे तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स में उसका ऑन एवरेज ईबिटा अराउंड 7% ही रहा है, जो कि एक इंडस्ट्री लीडर है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिजनेस में कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन स्केल और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा रिसीवेबल में ज़्यादा अटक रहा है या कैश फ्लो ढंग से नहीं आ रहा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सेकंड, प्रोडक्शन स्केल। एक स्केल में प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे कि टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो पाए। नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अगर अगर स्टील प्लेयर्स के साथ आपके अच्छे टर्म्स है, अगर आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं और ये तीनों आप अगर इफेक्टिवली कर पाते हैं, इन अदर वर्ड्स अगर 1 या 2% भी आप इसकी कॉस्ट कम कर पाते हैं किसी भी फैक्टर में, तो यू विल बी अ विनर इन दिस इंडस्ट्री। ये तो हो गया ERW पाइप्स के बारे में। तो इसका यूज़ मेजरली ऑयल एंड गैस, मॉल्स और एयरपोर्ट्स में यूज़ होता है। अब थोड़ा सा अदर कार्बन स्टील पाइप्स के बारे में, लाइक SAW पाइप्स को देखते हैं। तो ये ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, इन जगह यूज़ होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है। अब इसमें दो टाइप है, LSAW और HSAW। इसमें LSAW पाइप्स का सुपीरियर मार्जिन होता है और LSAW में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% EBITDA मार्जिन है। ERW पाइप्स इंडस्ट्री में सूर्या इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बिहाइंड APL अपोलो। तो हम यहाँ APL अपोलो की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम इसका कंपैरिजन सूर्य रोशनी से कर पाए कि APL अपोलो के कंपैरिजन में सूर्य रोशनी कैसा कर रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम वेरियस कार्बन स्टील पाइप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है सीमलेस पाइप्स। तो ये सीमलेस होने के कारण इसमें बीच में कहीं वेल्डिंग वगैरह नहीं होती, एकदम एक वन स्ट्रक्चर सीमलेस पाइप होता है। इसका डायमीटर 0.5 से 14 इंच तक का है और इसका रॉ मटेरियल है स्टील बिलेट्स। तो ये सीमलेस होने के कारण ये हाई प्रेशर एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है और इसके मेजर एप्लीकेशन है ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पावर, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें इसका यूज़ होता है। इसमें की प्लेयर्स है जिंदल सॉ, महाराष्ट्र सीमलेस और रत्नावनी। नेक्स्ट इज LSAW। तो इसका डायमीटर ऑलमोस्ट 16 to 50 इंच के बीच में होता है। रॉ मटेरियल है स्टील प्लेट्स। इसका यूज़ भी हाई प्रेशर एप्लीकेशंस में होता है और इसका थोड़ा थोड़ा यूज़ ऑयल एंड गैस और वाटर सप्लाई में होता है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम की प्लेयर्स है जिंदल सॉ, वेल्सपन और मान इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज HSAW यानी कि हेलिकल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स। जो मैंने LSAW बताया था उसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप्स। तो इसका डायमीटर होता है 18 to 120 इंच के बीच में। HR कॉइल्स इसके की रॉ मटेरियल्स है। इसका यूज़ लो प्रेशर एप्लीकेशंस में होता है और ऑयल एंड गैस और वाटर सप्लाई में इसका मेन यूज़ होता है। इसके की प्लेयर्स है जिंदल सॉ, वेल्सपन और मान इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ERW पाइप्स यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप्स। तो इसका डायमीटर है 0.5 से 22 इंच के बीच में। रॉ मटेरियल HR सेल्स और लो प्रेशर एप्लीकेशन में इसका यूज़ होता है और इसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है इन ऑयल एंड गैस, इरिगेशन, एयरपोर्ट, सीवेज, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मॉल्स, मेट्रोस और बहुत सारे। इसके मेन प्लेयर्स है APL अपोलो जिसकी हमने बात करी थी। सेकंड प्लेयर है सूर्य रोशनी और अदर प्लेयर्स है टाटा पाइप्स और
जिंदल पाइप्स एंड हाईटेक पाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम पीयर कंपैरिजन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले आता है वेलस्पून। तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है सूर्या का, बिकॉज इट ऑपरेट्स इन एसएडब्ल्यू एंड सीमलेस पाइप्स, वेयर एज सूर्या ईआरडब्ल्यू पाइप्स में है। बट हम देख रहे हैं टू अंडरस्टैंड सेल्स एंड मार्जिन प्रोफाइल ऑफ वेरियस प्लेयर्स इन स्टील पाइप इंडस्ट्री। तो इसका अगर हम रेवेन्यू देखेंगे FY17 में अप्रॉक्सीमेटली 6000 करोड़ था, जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, एक्सेप्ट इन FY21 जहाँ पे ये कोविड की वजह से नीचे गिरा है। तो सारे प्लेयर्स के साथ यही हुआ है एक्सेप्ट APL अपोलो, जिसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ा है इवन इन कोविड। अगर हम जिंदल सॉ को देखेंगे तो इसका अप्रॉक्सीमेटली FY17 में 7000 करोड़ से 11,000 करोड़ इन FY21 तक ग्रोथ हुई है। वेलस्पन एंड जिंदल सॉ ये 100 पाइप्स में ऑपरेट करते हैं, वेयर एज महाराष्ट्र सीमलेस ये सीमलेस पाइप में ऑपरेट करता है। तो अगर हम महाराष्ट्र सीमलेस की ग्रोथ देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ से 2000 करोड़ आ गई है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अगर आप देखेंगे APL अपोलो, सूर्य रोशनी और हाईटेक पाइप्स, ये तीनों ERW पाइप्स की स्पेस में ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम APL अपोलो को देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ से 8000 करोड़ हो गई है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। वहीं अगर आप सूर्य रोशनी को देखेंगे तो इसने भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है इन लास्ट 5 ईयर्स। भले ही कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हुई है ग्रोथ, लेकिन ओवरऑल इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ इन FY17 से अभी 4000 करोड़ के ऊपर है। और हाईटेक पाइप एक छोटा प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू सूर्या रोशनी, तो इसके रेवेन्यूज अभी APL और सूर्या से कम है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड आई है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वेरियस प्लेयर्स कैसे वेरी करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन द कार्बन स्टील पाइप सेगमेंट। उसमें 100 पाइप्स है, ERW पाइप्स और सीमलेस पाइप्स। अभी हम सेम प्लेयर्स का ग्रॉस मार्जिन देखेंगे और EBITDA मार्जिन देखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे वेलस्पन जो कि 100 पाइप्स में काम करता है, उसका ग्रॉस मार्जिन वेरी कर रहा है 30 to 35 के बीच में। जिंदल सॉ का भी ग्रॉस मार्जिन वेरी कर रहा है 40 to 45% के बीच में। सीमलेस पाइप्स को अगर आप महाराष्ट्र सीमलेस को अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रॉस मार्जिन वेरी कर रहा है 35 to 40% के बीच। बट जब आप ERW पाइप्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इनका एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स सिग्निफिकेंटली लो मार्जिन है इन द कार्बन स्टील पाइप इंडस्ट्री। APL अपोलो का ग्रॉस मार्जिन 15 to 17% के बीच में वेरी कर रहा है, वेयरएज हाईटेक पाइप्स का 10 to 13% के बीच में वेरी कर रहा है। सूर्य रोशनी का हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो कंबाइनली ग्रॉस मार्जिन रिपोर्ट करता है लाइटिंग और पाइप सेगमेंट का, इसलिए हमको पता नहीं है कि एक्चुअल में कितना ग्रॉस मार्जिन है ऑफ द पाइपिंग सेगमेंट ऑफ सूर्य रोशनी। बट मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये APL अपोलो से कम ही होगा, बिकॉज APL अपोलो इस सेगमेंट में बेस्ट मार्जिन शो करता है। तो अगर APL अपोलो के 15 to 17% के बीच में है तो सूर्य रोशनी के अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास रहे होंगे। अगर यहाँ पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो वेलस्पन का ग्रॉस मार्जिन है 30% प्लस के अराउंड, वेयरएज उसके EBITDA मार्जिन से 12 to 13% के अराउंड। अगर APL अपोलो को देखेंगे तो उसके ग्रॉस मार्जिन से अराउंड 15% और उसके EBITDA मार्जिन से अराउंड 8% के आसपास। तो APL 15 में से 8% निकाल रहा है और वेयरएज वेलस्पन 35% में से 12-13% निकाल रहा है। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि APL अपने ऑपरेशंस कितने इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि इसको इतनी वैल्यूएशन क्यों मिलती है और इसके स्टॉक ने लास्ट फ्यू ईयर्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट वेल्थ बना के दी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री समझनी है तो उसके कुछ की पैरामीटर्स समझने होंगे, तो इस स्लाइड में हम उन्हीं की पैरामीटर्स को समझेंगे। पहला है EBITDA पर टन। आपको इस बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक समझ में आनी चाहिए, जो कि है EBITDA पर टन, मतलब कि पर टन सेल्स पे कितना EBITDA निकल रहा है। तो स्टील पाइप्स कंपनीज should be able to pass any increase
और डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस टू कस्टमर्स। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पा रही है तो EBITDA पर टन मैनेज नहीं हो पाएगा। EBITDA per ton should be on the upward trend as it shows ability to pass on volatility in raw material prices and increasing efficiency। अगर आपकी efficiency अच्छी है तो EBITDA per ton will be better than your competitors। सेकंड है इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ज़रूरी क्यों होता है? सपोज आपने रॉ मटेरियल मंगवा रखा है और रॉ मटेरियल बेसिकली इस इंडस्ट्री में है स्टील। अब स्टील की जो प्राइस होती है, जैसा मैंने पहले बताया था कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है और बहुत ज़्यादा अप डाउन मूवमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट चाइना डज। सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी है और सडनली स्टील के प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं, तो जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा, यानी कि उसके नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। सो इन्वेंट्री शुड बी एट कंफर्टेबल लेवल एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शुड बी एफिशिएंट। अगर आप EPL अपोलो को देखेंगे तो उसका कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 5 दिन है, वेयर एस HI टेक का वो 75 डेज है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल मतलब इन्वेंट्री से कैश में कन्वर्ट करने में इस कंपनी को कितना टाइम लगता है। तो ये दिखाता है कि EPL अपोलो कितना एफिशिएंट ऑपरेशन कर सकता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि प्रोडक्ट मिक्स क्या है। हमने पहले भी बात करी थी कि ERW में GP पाइप्स और GI पाइप्स है जिनका मार्जिन हॉलो सेक्शन पाइप्स और ब्लैक पाइप से बेहतर है। तो हमें हर कंपनी में ये देखना होगा कि उसका प्रोडक्ट मिक्स क्या है और वो प्रोडक्ट मिक्स कहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा है। तो वेरियस प्रोडक्ट मिक्स इन ERW हैज़ वेरियस EBITDA पर टन। जब हम सूर्य रोशनी का देखेंगे, जैसा हमने पहले भी बात करी थी कि एक प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है, तो अब सूर्य रोशनी के प्रोडक्ट मिक्स में ये चेंज देखने को मिल रहा है। ये लो EBITDA पर टन प्रोडक्ट से हाई EBITDA पर टन प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लाइक API कोटेड पाइप्स और GI पाइप्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडस्ट्री के की ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। ये इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ टेलमेंट्स है जो विच कैन प्ले आउट इन नेक्स्ट 3 to 4 years। अब क्या क्या टेलमेंट्स है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। डबलिंग ऑफ रिफाइनिंग कैपेसिटी। जैसा हमने बात करी थी कि ऑयल एंड गैस में इनके मेजर एप्लीकेशंस हैं, तो मेजर डिमांड इनकी वहीं से क्रिएट होती है और रिफाइनिंग कैपेसिटी के नेक्स्ट 10 ईयर्स में डबल होने की बात हो रही है। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है गैस पाइपलाइन के एक्सपांशन के लिए। नेक्स्ट इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। ऐसे एस्टिमेट्स है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे कि कंपनीज लाइक गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, इन कंपनीज को पिछले कुछ सालों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है इससे। इस एरिया में बहुत थ्रस्ट है गवर्नमेंट का। एक और जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, वो है नल से जल। गवर्नमेंट ने हर घर में पाइपलाइन पहुँचाने की बात करी है। इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का और नल से जल के अंदर बहुत सारी पाइपलाइंस डल भी रही है। इसके अलावा और भी मिशन है लाइक रिवर लिंकिंग मिशन। ये शुरू नहीं हुआ है बट फ्यूचर में ये शुरू हो सकता है, तो इसके भी इसके थ्रू भी डिमांड बढ़ने की काफ़ी स्कोप है। नेक्स्ट इज उड़ान स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसमें भी ERW पाइप्स का यूज़ होता है, तो उसकी वजह से पाइप्स की डिमांड भी क्रिएट होगी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात करी है अगले 3 से 4 साल में। एक और मिशन है गति शक्ति मिशन। तो ऐसे मिशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने के चांसेस है। नेक्स्ट पाइप्स का यूज़ होता है रियल एस्टेट में। अब जितने भी लीडिंग इंडिकेटर्स आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि रियल एस्टेट अभी सिक्लिकल अपटर्न में जाने वाला है और अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स भी अभी काफ़ी हाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में बूम आने वाला है अगले कुछ 4 से 5 सालों में। तो बूम आया तो इसमें पाइप्स की डिमांड भी काफ़ी क्रिएट होगी। रियल एस्टेट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $1 ट्रिलियन बाय 2030 फ्रॉम $200 बिलियन इन 2020। मतलब 5 गुना ये बढ़ने वाला है कुछ आने वाले सालों में।
अभी तक हमने एंटायर कार्बन स्टील पाइप इंडस्ट्री के बारे में बात करी है, तो अब हम बात करेंगे कार्बन स्टील पाइप में ERW इंडस्ट्री के बारे में। हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि कार्बन स्टील में फास्टेस्ट ग्रोइंग ERW पाइप इंडस्ट्री है। ERW में ब्लैक पाइप्स, GB पाइप्स, GI पाइप्स और होलो सेक्शन पाइप्स आते हैं। तो ERW पाइप मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8 to 10% CAGR। अगर कोई इंडस्ट्री 8 to 10% से ग्रो कर रही है तो उसमें जो एफिशिएंट प्लेयर्स है वो उस इंडस्ट्री से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है हमारी स्टडी करने के लिए। इंडिया में 2 मेजर प्लेयर्स है ERW में, APL और सूर्या, और जो अदर प्लेयर्स है वो है हाईटेक पाइप्स और टाटा स्टील। अब ये नोट करने वाली बात है कि APL अपोलो की जो मेन स्ट्रेंथ है ERW में वो है राउंड और होलो सेक्शन पाइप्स में, वेयर एज सूर्या का भी फोकस GI पाइप्स में है, और सूर्या ERW पाइप्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। तो आप अगर देखोगे इंडिया में नंबर 1 प्लेयर तो है APL अपोलो, मगर जो ERW एक्सपोर्ट होता है इंडिया के बाहर उसमें मार्केट लीडर है सूर्या। तो उसका ऑलमोस्ट जो भी ERW एक्सपोर्ट होता है उसका ऑलमोस्ट 50% शेयर है सूर्या रोशनी का। ऑल्सो सूर्या इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ GI पाइप्स इन इंडिया। इसके अलावा ERW में और पाइप्स भी आते हैं सच एस API पाइप्स, जिसका यूज़ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। API स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। नाउ यूजेस ऑफ ERW पाइप्स। तो ये मेनली कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग में यूज़ आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 68%। ऑयल एंड गैस में इसका यूज़ कम होता है, मगर एनर्जी एंड इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर में इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है। इंडिया में अभी इन सब इंडस्ट्रीज़ में कैपेक्स बढ़ने वाला है। या तो गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज कैपेक्स कर रही है। इन एडिशन टू दैट रियल एस्टेट में एक सिक्लिकल अपटर्न आने वाला है। तो इसलिए इन सब फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि ERW में आने वाले कुछ सालों में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ERW पाइप्स का मेजरली डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, एक्सपोर्ट होता है, मगर सूर्या उसमें मेजर प्लेयर है, लेकिन मेजरली इसका सेल्स डोमेस्टिक ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? हमने पहले भी देखा था कि ERW में मार्जिन बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस या SAW पाइप्स। तो उस वजह से क्या होता है कि बाहर से अगर जो भी इंपोर्ट होगा उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अलग अलग टाइप की कॉस्ट और एडअप हो जाएगी, जिससे मार्जिन और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस से बाहर से मंगवाना इसमें अनवायबल हो जाता है। तो इस इंडस्ट्री को इंपोर्ट से ज़्यादा थ्रेट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का मोट क्या है। मोट मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस इंडस्ट्री का एक मोट ये है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बिकॉज मार्जिन्स कम है तो वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। अदर टू मोड्स आर प्रोडक्शन स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और इन तीनों में ही सूर्या इज नंबर सेकंड टू APL अपोलो। बट सूर्या इज इम्प्रूविंग इन ऑल दिस 3 फैक्टर्स, इसलिए ये एक और रीज़न बन जाता है कि मुझे ये कंपनी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। अब नीचे मैंने टेबल में बताया कि वेरियस प्लेयर्स क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बारे में मैंने एक हाईलाइट दी है। APL का मेजरली होलो और राउंड सेक्शन में डोमिनेंस है, वेयर एज वो API पाइप्स नहीं बनाती। वहीं अगर आप सूर्य रोशनी को देखेंगे तो वो होलो सेक्शन पाइप्स, राउंड पाइप्स ये बनाती है, लेकिन वो GP पाइप्स नहीं बनाती। ऑन दी अदर हैंड वो GI पाइप्स और API पाइप्स की काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है, और API पाइप्स को वो बाहर एक्सपोर्ट भी करती है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि API पाइप्स का मार्जिन एज़ कम्पेयर टू होलो सेक्शन, राउंड सेक्शन और GI पाइप से ज़्यादा रहता है। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया में API पाइप सिर्फ सूर्य रोशनी बना रहा है, और नो अदर मेजर प्लेयर इज मैन्युफैक्चरिंग API पाइप्स इन इंडिया। तो ये हो गया इंडस्ट्री वाइज। अब हम देखेंगे कि ERW में कौन से प्लेयर की कितनी कैपेसिटी है। तो इधर हम सिर्फ ERW पे फोकस कर रहे हैं। तो कैपेसिटी में एज एक्सपेक्टेड सबसे ज़्यादा APL अपोलो की है 2.6 मिलियन टन्स,
सेकंड नंबर पे आता है सूर्य रोशनी 1.2 मिलियन टन, फिर हाईटेक पाइप्स 0.5 और फिर रामा इंडस्ट्रीज 0.2। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्या इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर, लेकिन ईआरडब्ल्यू में ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि इसके क्लाइंट्स और सूर्य रोशनी की कैपेबिलिटी क्या है। ये मेनली कनाडा और यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए रहते हैं। तो अगर सूर्या वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है तो मतलब ये शो करता है कि कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है और कितने अच्छा ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम सूर्य रोशनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है स्टील पाइप्स एंड स्ट्राइप्स। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको सब कुछ ज़्यादातर चीज़ें बता चुका हूँ। तो इसमें ये मैन्युफैक्चर करते हैं राउंड पाइप्स, सेक्शन पाइप्स, जीआई पाइप्स, एपीआई पाइप्स, सीआई स्ट्राइप्स। मैंने ये भी बताया था कि एपीआई का हाईएस्ट मार्जिन है, वेयर जीआई पाइप्स का सेकंड हाईएस्ट मार्जिन है। राउंड पाइप, सेक्शन पाइप्स और सीआर पाइप्स का, सीआई स्ट्राइप्स का कंपैरेटिवली लोअर मार्जिन है। तो इन सब में सूर्य रोशनी सबसे ज़्यादा जीआई पाइप्स मैन्युफैक्चर करता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स के एंड यूजर्स देखते हैं। तो जीआई पाइप्स का यूज़ एग्रीकल्चर, फायर फाइटिंग, वाटर पाइप, इन सब में यूज़ होता है। वेरस ब्लैक पाइप्स का यूज़ कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन में, वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उसका यूज़ होता है। हॉलो सेक्शन पाइप्स को अगर हम देखेंगे तो उसके भी काफ़ी यूज़ है, मेट्रो में, रेलवेज, अर्बन डेवलपमेंट। एपीआई कोटेड पाइप्स का यूज़ ऑयल एंड गैस में होता है, वाटर पाइपलाइन में होता है, सीजीडी में होता है यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में उसका यूज़ होता है। सीआर स्ट्राइप्स जो कि लोएस्ट मार्जिन बिजनेस है, उसका यूज़ ऑटो कंपोनेंट्स, ड्रम्स, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, इन सब में उसका यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें ओवर द ईयर सूर्या के कैसे बिजनेस चेंज हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। FY 15-16 में जीआई पाइप्स का ओवरऑल शेयर इन वॉल्यूम था 25%, जो कि FY 2021 में हो गया 35%, और EBITDA पर टन अप्रॉक्सीमेटली 3500 से हो गया 4600। तो ये थोड़ा बहुत स्टील की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी हुआ है, बट FY 18-19 में जब स्टील की प्राइसेस ज़्यादा नहीं थी तब भी इसका EBITDA पर टन 4500 के आसपास था। तो ये बताता है कि कंपनी ने ओवर द ईयर्स एफिशिएंसी अचीव करी है, प्लस इसके वॉल्यूम में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अगर हम राउंड पाइप्स को देखेंगे तो FY 15-16 में इसका EBITDA पर टन था 1800, जो FY 2021 तक आ चुका है 2200 तक, और इसका शेयर बाय ओवरऑल वॉल्यूम 32% से आ चुका है 23% तक। तो ये एक अच्छा साइन है, बिकॉज जीआई पाइप्स एक हाई मार्जिन बिजनेस है एंड राउंड पाइप एक लो मार्जिन बिजनेस है। तो ये बताता है कि, और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कंपनी का कैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है टूवर्ड्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। सिमिलरली सेक्शन पाइप भी एक लो मार्जिन बिजनेस है, इसमें इन्होंने शेयर सेम रखा है लेकिन एफिशिएंसी इन्होंने बढ़ाई है। अब एपीआई कोटेड पाइप्स को आप देखोगे तो ये FY 15-16 में कुछ नहीं था, अब उसका शेयर हो गया है अराउंड 12%, और अब अगर आप इसका EBITDA पर टन देखोगे तो वो भी अराउंड 7600 के आसपास पहुंच चुका है। नेक्स्ट इज सीआर स्ट्राइप्स, जो 24% रहता था, अब सिर्फ 11% हो गया है। तो लोअर मार्जिन प्रोडक्ट्स का शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है, वेयर एज हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का शेयर बाय वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से इनका ओवरऑल EBITDA पर टन भी बढ़ रहा है। तो अब हम इनके स्टील पाइप सेगमेंट के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे वेरी कर रहा है ओवर द ईयर्स। तो इनके रेवेन्यू 21% CAGR से बढ़े हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली थे 1600 इन FY 16, और वो अब हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 4300 करोड़ इन FY 21। तो पिछले साल कोविड की वजह से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इस सेगमेंट को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसमें स्टील प्राइस के बढ़ने का भी कंट्रीब्यूशन है, मगर फिर भी अगर आप ओवरऑल लास्ट 5-6 सालों को देखेंगे तो इन्होंने अच्छी ग्रोथ शो करी है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो 35% CAGR से बढ़ा है ओवर द ईयर्स, और FY 16 में जो कि लॉस में था वो अब अप्रॉक्सीमेटली हो गया है 93 करोड़ के आसपास। तो अब हम वॉल्यूम और EBITDA पर टन ग्रोथ को देखते हैं। तो पिछले लास्ट 6 ईयर्स में इनका वॉल्यूम 12% CAGR से बढ़ा है, 4.3 मिलियन टन से ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया है 7.7 मिलियन टन।
और EBITDA पर टन देखेंगे तो ये 11% CAGR से बढ़ा है। बहुत वॉल्यूम एंड EBITDA पर टन इंक्रीजिंग एट अ हेल्दी रेट। कंपनी गाइडेड फॉर EBITDA पर टन इन द रेंज ऑफ ₹4,000 गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी इसका EBITDA अप्रॉक्सीमेटली 3,500 है और कंपनी इसको 4,000 तक मेंटेन रखना चाह रही है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हम देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो इनकी एक फैसिलिटी है अंजर गुजरात में। यहाँ पे ERW, स्पाइरल पाइप्स, 3LP और API कोटेड पाइप्स बनते हैं। इनकी लेटेस्ट फैसिलिटी है हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे बेसिकली ERW पाइप्स बनते हैं। इनकी सबसे पुरानी फैसिलिटी है बहादुरगढ़ हरियाणा में। यहाँ पे ERW पाइप्स और थोड़े बहुत API पाइप्स भी बनते हैं। इनकी एक और फैसिलिटी है ग्वालियर MP में। यहाँ पे बेसिकली ERW पाइप्स मैन्युफैक्चर होते हैं और यहाँ पे DFT पे कैपेसिटी सेटअप हो रही है। DFT के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पाइप्स बनाने की टेक्नोलॉजी है। ERW में इनकी कैपेसिटी है 9,25,000 टन, स्पाइरल पाइप्स में 2 लाख टन, CR स्ट्राइप्स में इनकी कैपेसिटी है 1,15,000 टन, 3LP कोटेड पाइप्स में इनकी कैपेसिटी है 27,50,000 प्लस 11 लाख स्क्वायर मीटर। और ग्वालियर में इनका एक DFT बेस्ड कैपेसिटी इंस्टॉल हो रही है, उसकी कैपेसिटी है 72,000 टन। तो इस कैपेसिटी के इंस्टॉल होने के बाद इनके मार्जिन में और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1% तक का इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब हम 3LP कोटेड पाइप्स के बारे में बात करेंगे जिसकी मैन्युफैक्चरिंग अंजर गुजरात फैसिलिटी में होती है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो अब 3LP यानी कि 3 लेयर पॉलीइथाइलिन is a multi-layer coating composed of 3 components: high performance fusion bonded epoxy primer FBE, copolymer adhesive, and an outer layer of polyethylene which provides tough durable protection। तो सूर्या इसमें एक मेजर प्लेयर है और ये मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। कोटिंग का एक और रीज़न ये है कि ये पाइप को कोरोजन से बचाता है। तो ये तो बात हो गई 3LP कोटेड पाइप्स की। अब हम बात करेंगे 3LP कोटेड API पाइप्स की। तो API pipes are manufactured as per specifications established by American Petroleum Institute API। तो एक अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, इसके कुछ गाइडलाइंस, कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसके अकॉर्डिंग ये पाइप्स मैन्युफैक्चर होते हैं। Specifications of API which defines the standard for the dimension, physical, mechanical and chemical properties of the steel. The 3LP coating on it make it rust resistant while increasing its endurance। तो इसलिए आप देखोगे कि जब एक्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो क्वालिटी चेक अच्छे से होता है। मतलब इसके जो मैन्युफैक्चर्ड API पाइप्स है वो अच्छी क्वालिटी के हैं। API पाइप के ऊपर जो LPE कोटिंग लगता है वो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि वो एंटी कोरोसिव रस्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, विच इंक्रीजेस इट्स एंडोरेंस। तो इसका यूज़ ऑयल एंड गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर पाइपलाइंस, इन सब में इनका काफ़ी यूज़ होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए इस बिजनेस में सूर्या क्या कर रहा है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो लास्ट क्वार्टर में ऑर्डर बुक कुछ 800 करोड़ के आसपास थी, जो कि इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ तक पहुंच गई है एज ऑफ जुलाई 30, 2021। तो ये एक मेजर टेलविंड हो सकता है कंपनी के लिए। मेजर PMCs लाइक EIL, मैकन वॉल्डी पियर्सन के साथ सूर्या का एक्रेडिशन है। इसका ISO सर्टिफिकेशन भी है। सूर्या ने 6 महीने पहले कैपेसिटी इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दी थी 9 लाख स्क्वायर मीटर की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लाइन 3LP कोटिंग। तो अब टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 27.5 लाख स्क्वायर मीटर और मार्च 31, 2021 से इस 9 लाख स्क्वायर मीटर की कैपेसिटी में काम स्टार्ट भी हो गया है। हाईएस्ट EBITDA पर मिलियन टन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7500 रुपीज़। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 17 to 18,000 किलोमीटर की API पाइपलाइन लगी थी इंडिया में इन द लास्ट 40 ईयर्स, और अब आने वाले 5 से 7 सालों में
सिमिलर क्वांटिटी की डिमांड आने वाली है इंडिया में। तो मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ होने वाली है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स आने वाले हैं। कुछ कुछ टेंडर्स तो निकल भी चुके हैं और उन पे काम शुरू भी हो गया है। तो इंडिया में जो ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन है उसमें गैस का यूज़ सिर्फ 6% है। तो अब गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि ये 6 को 15% करे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इससे काफ़ी अच्छा बिजनेस आ सकता है फॉर सूर्यास एपीआई पाइप। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है राइजिंग शेयर ऑफ एपीआई पाइप्स। तो ऑर्डर बुक्स कंटिन्यूसली राइजिंग। इट वाज 847 करोड़ ऑन June 30, 2021, which further increased to 1000 करोड़ ऑन July 30, 2021। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि एक महीने में इनका ऑर्डर बुक कितनी बढ़ गई है। सेकेंड वन इज सेविंग इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो 2 साल पहले तक क्या होता था कि सूर्या का स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज था। पहले एक दो प्लांट से ही पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एडअप हो जाती थी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने हिंदूपुर आंध्र प्रदेश में अपना प्लांट सेटअप किया, तो वो प्लांट से ही पूरे साउथ इंडिया की डिमांड को मीटअप किया जा सकता है। तो उससे इनकी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफ़ी बचत हो जाती है। थर्ड इज डीएफटी बेस्ड कैपेसिटी। सो सूर्या इज एडिंग 72,000 टन ऑफ डीएफटी बेस्ड पाइप्स। डीएफटी बेस्ड लार्ज dissection pipe mill will lead to cost savings in the range of 2 to 10% depending upon specifications। तो इससे इनके मार्जिन और भी फर्दर इम्प्रूव होंगे। तो ये वीडियो था सूर्या के स्टील पाइप सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइटिंग इंडस्ट्री को देखेंगे, सूर्या के लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट को। उसके ग्रोथ ड्राइवर्स को देखेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और लास्ट में हम सेल्स एस्टिमेट करेंगे इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स।